तो जो कुछ भी ये है स्टोन के कारण है। तो अब आप सोचो कि स्टोन वो शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन लाया, ठीक है। तो प्रागैतिहास के बारे में पहली बार अगर किसी ने ऐसे पीरियड या ऐसे कल्चर या ऐसे लोगों के बारे में डिस्कस किया है या चीजें मिली हैं, तो सबसे पहले भारत के इतिहास में, भारत के रूप में, भारत के संदर्भ में बात की जा रही है, वो 1842 की बात है। डॉक्टर प्राइम रोज, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। उनका नाम है डॉक्टर प्राइम रोज। डॉक्टर प्राइम रोज, इन्होंने 1842 में कर्नाटक यानी दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के कर्नाटक के लिंग सुमुर से कुछ पाषाणोपकरण प्राप्त किए। यानी फर्स्टली डॉक्टर प्राइम रोज फाउंड सम स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द लिंग सुमुर प्लेस इन कर्नाटका। कर्नाटक के लिंग सुमुर से इन्होंने कुछ पाषाणोपकरण प्राप्त किए, पत्थर के औजार इन्होंने निकाले, पाए, खुदाई उदाई कुछ काम कर, ठेकेदारी टाइप का कुछ रहा होगा तो पाए होंगे। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो चार्ल्स मेसन वगैरह पाए, तो वो भी रेलवे ठेके लेके काम करवा रहा था। हाँ, तो फिर पाया तो उसको लगा, कुछ लोग होते हैं ना कि एक चीज करते हैं बस निशाना हर तरफ अच्छा, मतलब दिमाग का यूटिलाइज कर लेते हैं। तो लिंगसुमुर से जो कर्नाटक में है, यहां से कुछ पाषाणोपकरण इन्होंने प्राप्त किया। तो प्राप्त किया तो इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि ये बहुत पुराने हैं नेचर के, कुछ औजार टाइप, केवल पत्थर नहीं बल्कि ये पत्थर के औजार, यही बताना है, ये पत्थर नहीं बल्कि पत्थर के औजार, यही बड़ी पहचान है। ये पत्थर नहीं बल्कि क्या है, ये पत्थर के औजार है, ठीक है। और इनका उपयोग किसी कार्य में किया जाए, तो पत्थर के इन प्रकार के औजार अगर ऐसे हैं, मोटे भद्दे बेडोल टाइप के जो औजार है, इस प्रकार के औजार, तो कहने का मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं जो बहुत अच्छे से चीजों को जो है फॉर्म कर सके, बना सके, मतलब वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर कुछ ऐसे ही पुराने लोगों की बस्तियां या लोग यहां पर रह रहे होंगे, ठीक है, तो उनके बारे में जाना चाहिए, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिया हो। तो प्रागैतिहास के बारे में पहली बार चीजों को, उनके बारे में जानकारी को पहली बार प्रकाश में अगर कोई लाए कि वो है, उनके बारे में क्या क्या है फैक्ट, ये सब नहीं लाए, इसको उद्घाटन कहते हैं, फीता काटना। यानी क्वेश्चन अगर यह है कि प्रागैतिहास को उद्घाटित किसने किया, इनॉर्गेशन किसने किया, फीता किसने काटा, तो प्री हिस्ट्री was inaugurated by the Dr. Prime Rose when he found some stone instrument from the Lingsumur of Karnataka. ये उद्घाटन किया है, ये बताया है, बस बाकी आपकी मर्जी। आप कौन, आपकी मर्जी मतलब आप कौन, आप है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इन सारे मुद्दों पर कोई रिसर्च करता है, कंक्लूजन लाता है, प्रत्यक्ष करता है, फिर उसको एनसीईआरटी क्या करते हैं, हिस्ट्री के रूप में मेंशन करती है। तो आपका मतलब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऐसे ही पुरातात्विक जो भी चीजें होती हैं, निकाली जाती हैं, खोज खाज के लाई जाती हैं, उन पर अध्ययन करता है, रिसर्च करता है और कंक्लूजन देता है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ हो सकता है, बाकी आपकी मर्जी। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम ही यही है, तुम्हें मर्जी से नहीं होगा ना, फिर तो ड्यूटी कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, तो काम करना पड़ेगा, फिर अपना कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में जो जानकारी प्रागैतिहास के बारे में कहीं से मिली है, वो डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा मिली है 1842 में, जो इन कारण से मिली है। इसके बाद हैदराबाद से कुछ चीजें पाई गई हैं। एक मिनट, हैदराबाद से भी हैंड एक्स, जैसे क्योंकि साउथ में हैंड एक्स ज्यादा मिले हैं ना, तो कुछ पत्थर के औजार हैदराबाद से प्राप्त किया है।
मीडोज टेलर, हैदराबाद से मीडोज टेलर, टेलर मीडोज टेलर ने हैदराबाद से इस प्रकार की कुछ पाषाणोपकरण प्राप्त किए। आफ्टर दैट मीडोज टेलर फाउंड सम स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द हैदराबाद इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो इसके बाद मीडोज टेलर ने कुछ चीजें अगर प्राप्त करी तो उन्होंने क्या किया और पक्का कर दिया भाई ठीक है, वो कौन है प्राइम रोज ठीक कह रहा था यार, है कुछ इधर ऐसा मामला। तो अगर है ना, अगर ऐसा कहने का मतलब क्या है, ऐसा कहने का मतलब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो ध्यान है कह रहे उसको अट्रैक्ट करना है, क्योंकि पहली बार में कोई सुनता नहीं ना, हाँ ठीक है देख लेंगे। अब जैसे चार्ल्स मेसन ने जब हड़प्पा के बारे में बताया था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, कब बताया था, 1823 की बात है शायद, नहीं 23 की बात नहीं, तो वो चल रहा था, ये चल नहीं रहा, वो अभी सर्च कर रहा था कि लाइन कहां से बनाई जाए, बस प्रस्ताव आया था तो कहता कि कराची से लाहौर लाइन बनानी थी, तो वो देख रहा था इधर से लेके जाए कि उधर से लेके जाए, सुटेबिलिटी कहाँ है, बनाया होना नहीं जा रहा था। तो 1823 की बात है, वो बताया तो उसको वहां पर ईंटे वगैरह कुछ मिले फैले, तो उसने कहा यार ये तो कुछ अजीब टाइप की ईंटे हैं, कुछ है इसमें। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बताया, उसने ध्यान ही नहीं दिया, आर्कियोलॉजी कहां दिमाग लगाता है। तो 1856 में जॉन विलियम ब्रंटन ने जब वो लाइन वहां से बनानी शुरू कर दी, उस समय लाइन बन रही थी, तो वो जो मजदूर होते हैं ना, तो रोडियों का प्रयोग होता है गिट्टियों का रेलवे लाइंस पर, तो वही ईंटें तोड़ तोड़ के मजदूरों को क्या वो लाइन पे गिट्टियों के रूप में डाल दे रहे थे। विलियम ब्रंटन ने देखा 1856 की बात है, तो उसका यार ये फिर रुकवा दिया, उसने कहा ये ईंटें मत डालो, क्योंकि यही होता मजदूर और पढ़े लिखों में अंतर। ये कहते हैं ना कि बहुत कर्म जो है का बहुत परिणाम मिलता नहीं, क्योंकि मजदूर सबसे ज्यादा कर्म करता है, सबसे कम परिणाम पाता है। कर्म फल नहीं मिलता, फल मिलता ज्ञान का, ज्ञान युक्त कर्म का। वो बहुत कर्म फल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा नहीं भरोगे। कर्म बहुत कर डालो, कुछ मिलने वाला नहीं, अगर वो सटीक है ना, बहुत कर्म फल नहीं मिलता है, ज्ञान युक्त कर्म फल मिलता है। तो मजदूर वो देखा, यही तो अंतर है ना, वो देखा कि यार ये ईंटें छोड़ो, इसको मत करो, ये कुछ। तो फिर उसने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को अट्रैक्ट किया। तो वहां पर जो कि हाँ यार मेसन भी बताया था, तुम भी बताया, तो थोड़ा सा उन्होंने कुछ किया होगा, बट रिजल्ट ने शुरू कर दिया। अब क्या है, वो तो जब जॉन मार्शल साहब आए और उन्होंने कहा यार कि इसी, अब कोई अधिकारी आता है, वो मजिस्ट्रेट थे उस समय, उसके आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर निदेशक थे, तो उन्होंने कहा ये इस पर क्या हुआ जो इन दोनों लोगों ने कहा। बोले कुछ नहीं साहब, बस हो नहीं रहा है, 3 दिन में इसकी रिपोर्ट चाहिए। ये अधिकारियों का होता है थोड़ा सा। तब वो जाकर के 1921 और जॉन मार्शल के समय में 1921 और 1922 में वे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थल प्रकाश में आए। तो ये चीज मैं कह रहा हूं। तो इसने भी बताया होगा, मीडोज टेलर ने कहा हाँ भाई यार वो सही है यार, यहाँ कुछ है ऐसा करने लायक है। तो मीडोज टेलर की बात को पक्की कर दिया। ऐसे ही एक नाम आता है जॉन इवांस। आफ्टर दैट जॉन इवांस, इन्होंने कहां से कुछ चीजें प्राप्त करी। जॉन इवांस ने एक्चुअली नर्मदा घाटी से, कहां से, फ्रॉम द नर्मदा वैली। ये थोड़ा ऊपर आ जाइए, मध्य भारत में, बहुत मध्य भारत भी नहीं, बीच का ही है। नर्मदा वैली, नर्मदा वैली समझ रहे हैं ना, बता ही दे रहा हूं मैं, जबरदस्ती मत समझिए। ये है नर्मदा, ये है ताप्ती, और नर्मदा घाटी यही है। तो यहां से इन्होंने प्राप्त किया। हैदराबाद वाला जो क्षेत्र है वो इधर है, ठीक है, ये हैदराबाद वाला क्षेत्र। कर्नाटक वाला जो क्षेत्र था, बंबई महाराष्ट्र नीचे उतरिए ऐसे, यहां से, तो ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये दोनों तो पूरे साउथ में पड़े, यहां वो साउथ का गेट है जहां से साउथ में एंट्री की जाती है। तो यहां से जॉन इवांस ने, यहां से मीडोज टेलर ने, और यहां से कर्नाटक से सबसे पहले डॉक्टर प्राइम रोज ने ऐसे पाषाण उपकरण प्राप्त किए क्रमशः
सबसे पहले प्राइम रोज हैं, ध्यान दे, अगर कभी क्रम बनाने को आए तो मैं लिखा दूं इसमें प्राइम रोज पहले हैं, फिर मीडोज टेलर हैं, फिर जॉन इवांस है, फिर एक नाम और आएगा अभी जिसका नाम लेने जा रहा हूं, बिल्कुल सीक्वेंस में है, क्योंकि पीछे वाले कर लेते हैं भाई इनकी खोजों के आधार पर इन आर्कियोलॉजिस्ट को बढ़ते हुए या घटते हुए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डेट लगाइए, ऐसा आ जाता है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये क्रम से, तो इस तरीके से जब तीन लोगों ने एक ही चीज बताई कि यार नहीं है ठीक, तब जा करके जो है प्रॉपर इस पर वर्क जो शुरू हुआ है वो प्रगति तब आई है। मैं खोज की चर्चा कर रहा हूं, विकास वाला जो बताया वो पहले, बाद में उद्विकास, दोनों को ऐड करके खोज और उद्विकास को पूरा लिख देना। अगला आपका जो असाइनमेंट है ये इसी मैटर पर है, ध्यान रहे, खोज और उद्विकास वाले पे बढ़िया से लिख के लाइएगा, बहुत बढ़िया डिटेल दी जा रही। अब सिस्टम आपको तय करना है, एक बार लिखोगे कुछ मिस्टेक होगा फिर लिख के लाओगे, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, लिखते जाइए नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। लिखिए नोट्स आप ही बनाइए, हालांकि यहां भी लिखने के लिए जो होता नहीं कि कहां से वो लेंगे, मतलब गाइड, तो कुछ फैक्ट वगैरह नोट किए रहिए, यहां बैठ के कलम चलाते रहिए जैसे हम लिख रहे हैं कुछ, वहां से आप ले लेंगे कुछ जानकारी, सूचनाएं कहां से लेंगे, इन्फॉर्मेशन कैसे लिखे, तो यहाँ भी कलम चलते रहना चाहिए, केवल कहानी मत सुनिए, काम की चीजें नोट। अच्छा ध्यान रहे, एक चीज और बता दें, हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें निकल के आती हैं, वो बाद में हम खुद ही भूल जाते हैं। हम पक्का बताइए हमारे साथ होता है, प्रत्युष भाई जानते हैं, पढ़े हैं, कभी आज की जो क्लास चल रही ना, इसी क्लास को मैं कल पढ़ाऊंगा तो मिडोज टेलर ये सब तो नहीं बदलेंगे, बट कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट भी वही रहेगा, मत कुछ लिखने का करेक्टर बदल जाएगा, वो चीज फिर दोबारा नहीं आएगी जो आ गई, ध्यान रहे, वो जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार चेंज होता रहेगा। तो इसलिए काम की चीजें बिल्कुल तैयार रखिए, जो भी नई चीज मिले, नई नई चीजें निकल के आती रही तो उसको आप लिखते रहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेंगी वो। तो इस तरीके से, तो इस तब जो है जो प्रागैतिहासिक खोजों, बेसिक खोजों के बाद की जो स्थिति आई, जो बेसिक खोज है, जानकारी देने के बाद की जो स्थिति आई है, वास्तविक रूप से जो भारतीय प्रागैतिहास का जो अध्ययन है, इंडियन प्रीहिस्ट्री का, उसमें जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अधिकारी डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को जाता है। अब इसको नोट करना है। आफ्टर दैट जो a big credit goes to in favor of ऑफिसर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक अधिकारी हैं डॉक्टर रॉबर्ट, अब ये अगले हैं ब्रूस फ्रूट, अब ये फ्रूट फल वाला ही है कि क्या है, मैंने लिख दिया है, आप भी कुछ इधर उधर आई वाई हटा के करना चाहो तो कर सकते हो, नाम ही है वो गलत माना नहीं जाएगा, प्रॉपर नाउन की स्पेलिंग कभी गलत नहीं मानी जाती, तो आप फ्री हैं, ठीक है। तो फ्रूट, डॉक्टर रॉबर्ट, रॉबर्ट में जैसे टी हमने गायब नहीं कर दिया, हम भूल गए हैं, लगा दे रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इन्होंने, ये कौन है, ये एक अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अधिकारी हैं, उनका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है। तो एक्चुअल में जो प्रागैतिहास की खोज की बात की किसने, चार नाम आ रहे हैं, एक नाम चाहिए उसको, किसने खोज की, किसने स्टैब्लिश किया, इतिहास को दिया किसने कि भाई ये प्रागैतिहास है, लो लेके जाओ, अध्ययन करो, लिखो, रिसर्च करो, ठीक है, और रिसर्च प्रकाशित करो, वो नाम किसका लोगे आप, तो वो नाम इनका लोगे आप, ठीक है। तो चूंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये जो डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूसफुट है, ये क्रेडिट इनके खाते में जाता है, तो एक्चुअली जो क्रेडिट गोज टू इन फेवर ऑफ डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूसफुट फॉर द डिस्कवर ऑफ प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
भारत के प्रागैतिहास की खोज की जिम्मेदारी, खोज की जो क्रेडिट है इनके खाते में जाता है। कैसे? जब इन्होंने तमिलनाडु के पल्लवरम से 1863 में कुछ हैंड एक्स प्राप्त किए। व्हेन ही फाउंड सम हैंड एक्स फ्रॉम द साइट ऑफ पल्लवरम इन तमिलनाडु। जब इन्होंने तमिलनाडु के पल्लवरम से 1863 में 1863 में कुछ हैंड एक्स, हस्त कुठार प्राप्त किया। ये क्या था? दिस इज द स्टार्ट ऑफ प्रे हिस्ट्री इन इंडिया। ये भारत में प्रागैतिहास की स्टार्ट थी। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे क्रमिक खोज में जो लास्ट आता है ये क्रेडिट इनके का। तो कहने का मतलब अगर उद्घाटन की बात की जाए तो डॉक्टर प्राइम रोज, उस उद्घाटन को और पक्का करने की बात की, इस उद्घाटन को बिल्कुल बात से एक दुकान खोली इन्होंने, फीता काटा, दुकान है, रहेगी, चलेगी, भले आज सामान नहीं कल आ जाएगा। आज खाली शटर लगा है, एक आध साल में सामान भी आ जाएगा, साल 2 साल में रहेगी दुकान। ये पक्का इन दोनों ने किया। ठीक है, और इन्होंने फिर सामान वामान भरवा के दुकान स्टार्ट करवा दी है भाई, यही हुआ है। तो इस तरीके से प्रागैतिहास की खोज हुई, तो इन्होंने स्टार्ट करवा दी। अभी प्रगति भी आएगी इसमें। प्रगति मतलब कोई नाम नहीं है, इंप्रूवमेंट है, प्रोग्रेस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्टार्ट हुआ। 1863 में पत्थर के हस्तकुठार हैंड एक्स प्राप्त किया। इसके बाद खोज होते रहे, कम से कम कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐड करता रहा है इसमें। ठीक है, परंतु इस चीज को आप मेंशन कर लीजिए उसे क्या कि परंतु इसमें गति तब आई, अब इंप्रूवमेंट, गति, स्पीड, ठीक है, परंतु इसमें गति तब आई बट इट गॉट द इंप्रूवमेंटल मोशन व्हेन, इंप्रूवमेंटल मोशन कह लो, इसमें गति तब आई जब 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन का, जब 1935 में व्हेन जब 1935 में 1935 में डी टेरा एंड पीटरसन का एलो कैम्ब्रिज अभियान सफल हुआ। व्हेन डी टेरा एंड पीटरसन गॉट सक्सेस, डी टेरा एंड पीटरसन गॉट सक्सेस एलो कैम्ब्रिज, एलो कैम्ब्रिज प्लान लिख लो यहां पर, अभियान कंक्वेस्ट लिखने की जरूरत नहीं, वो तो फिर लड़ाई वगैरह में होता है ना। प्लान गॉट सक्सेस द एलो कैम्ब्रिज प्लान, प्लान में ही नहीं रहता है। जब इन 1935 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन का एलो कैम्ब्रिज अभियान, क्योंकि जियोलॉजिकल सर ये क्या कहते हैं, डी टेरा और पीटरसन का एलो कैम्ब्रिज अभियान, ये वहां से एक दल आया था, यहाँ के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके रिकमेंडेशन पर। जैसे कोई चीज रिसर्च होता नहीं है तो अभी भी होता है, जैसे कोई बड़ा रिसर्च है, बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े सिग्निफिकेंस का है, तो यहाँ की अगर रिपोर्ट पर उतना बिलीव ना कर पाए तो उस पर कमेटीज यहाँ की बैठाई। अगर किसी फील्ड का, जैसे ऐतिहासिक या कल्चर फील्ड का है, ये उस समय जियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल फील्ड का है, ठीक है, तो उसमें जो बहुत बड़े एक्सपर्ट होते वर्ल्ड लेवल के, उनको कॉल किया जाता। तो उस समय अंग्रेजों का शासन है भाई,
तो अंग्रेजों का शासन वो इंडियंस पर उतना बिलीव करते नहीं है, ठीक है, और न करते हैं और न उनको क्रेडिट, अगर वो करने लायक है तो क्रेडिट वो देना भी नहीं चाहते कि इस चीज की खोज इन्होंने की थी, इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज हो, ऐसा कोई मौका ही नहीं देना चाहते। मतलब जो भी पोटेंशियलिटी थी इंडियंस की उसको यूटिलाइज करना भी नहीं चाहती थी। तो ये चीज हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके पहले इनका नेचर हम देख चुके हैं इतिहास में, और जो भी इतिहास पढ़ा वही देख चुका है। तो हम पढ़ते समय इंडियन होने के नाते हमेशा क्वेश्चन मार्क इंडियंस पर नहीं लगाएंगे कि फिर इसको वहां से बुलाना पड़ा, भारत में तो कोई कर ही नहीं सकता था, ये कहना गलत है, फर्जी बातें नहीं करनी है। ठीक है, तो एलो कैम्ब्रिज अभियान ये क्या का एक वहां से कैम्ब्रिज से बुलाया गया वहां के एक्सपर्ट का, और यहाँ के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये तमाम सारी चीजों को, मतलब ये ऐसे क्षेत्रों की खोज की गई, फिर उसको उसका और एक्सपेंसिव फॉर्म में विस्तृत कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ ऐसी बस्तियां पाई गई या कहाँ कहाँ ये एक्चुअली ये प्री हिस्टोरिक पीपुल्स पाए जा सकते हैं, उस पर पूरा एक डिटेल रिपोर्ट देने और डिटेल्स में डिस्कवर करने की जिम्मेदारी इनको दे, प्रॉपर देखो यार, ठीक है। तो ये आकर के किया, तो इन्होंने अपने रिसर्च का जो फील्ड बना डिटेरा और पीटर्स ने, ये सफल भी हुआ। इनका जो फील्ड था, जो टारगेट किया था, वो शिवालिक श्रेणी था, जो हिमालय और ये उत्तराखंड वाला जो निम्न स्तर का निम्न रेंज हिमालय है, इसको शिवालिक श्रेणी कहते हैं, निम्न हिमालय शिवालिक श्रेणी, इसी को कहते हैं, इसी को शिवालिक नाम दिया है। तो ध्यान दे, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड लोअर। लोअर को शिवालिक कहा जाता है। ये मसूरी वगैरह की जो रेंज है ना, इसे सीधे चली जाती है हिमालय, वो हिमाचल तक, ये यही है। उसके नीचे फिर तो दून आ जाते हैं, उसके बाद फिर द्वार आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें, तो इनका प्लान ये जो सफल हुआ है, और इनका जो क्षेत्र रहा, रीजन रहा, इन्होंने अपने रिसर्च कहाँ किए, ये शिवालिक श्रेणी में। इस चीज को आप मेंशन भी कर सकते हो, इन्होंने शिवालिक पहाड़ी जहां जहां पर इनका जो रीजन रहा, क्षेत्र रहा है, एरिया, द एरिया वाज रिसर्च ऑफ द डिटेरा एंड पीटरसन वाज शिवालिक पहाड़ी यानी शिवालिक हिल्स, पोतवार घाटी। शिवालिक हिल्स का मतलब यह है कि, देखो मैंने मैप ही मिटा दिया फिर से, शिवालिक हिल्स का मतलब है कि चलो ऐसे, लमसम यही आएगा, है ना। अगर ये जम्मू कश्मीर है, यहां से ये अगर ग्रेट हिमालय या मिडिल हिमालय तो ये आएगा, और पोतवार घाटी ये आएगा, ये सोहन नदी घाटी, और ये क्या कहते हैं, सिंधु नदी जो निकलती है, सिंधु नदी इधर से निकलेगी ऐसे, ये आती है सर, है ना, पीओके यानी कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। और इसी के साथ साथ जो है एक नदी और यही निकलती है जो इधर बहती है, वो ब्रह्मपुत्र है। सिंध और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो एक ही है, मानसरोवर, है ना। तो यहां से तो सिंध की भी कई सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, तो इधर से निकल के आती हैं, ठीक है। वहीं पर एक सोहन नदी घाटी है जो उधर इस साइड से आती है, ऐसे, जो अफगानिस्तान से थोड़ा टच करती है, सोहन। तो सोहन और सिंध के बीच का जो ये जो वैल्यू है, ये वैली है इधर उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में एकदम जाओगे कश्मीर में, पोतवार घाटी है, पोतवार घाटी है। तो पोतवार घाटी हो गया, शिवालिक हिल्स हो गया, सोहन घाटी हो गया, सोहन वैली, यहां पर इन्होंने अपने रिसर्च की, अपने शोध की, ठीक है। तो ही परफॉर्म्ड हिज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ दिस, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ ये शिवालिक हिल्स, पोतवार वैली एंड सोहन वैली, ठीक है। अब तो इन सारे, अब 2 लाइन और आपको मेंशन करना है जो सिस्टमेटिक रूप से मैं लिखा हूं कि प्रागैतिहास अपनी विकसित अवस्था की सर्वोच्चता, तो शुद्धतम रूप से 3 लाइन लिखिए। प्रागैतिहास अपने विकसित अवस्था की सर्वोच्चता तब प्राप्त किया जब स्टुअर्ट पिगट ने अपना लिखित ग्रंथ
प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रकाशित किया। ठीक है, तो प्रागैतिहास अपने विकसित अवस्था की सोचता तब पर प्री हिस्ट्री गॉट हिज सुप्रीम सक्सेस, द प्री हिस्ट्री गॉट इट्स सुप्रीम सक्सेस व्हेन स्टुअर्ट पिगट published his book Prehistory of India. When Stuart Piggott published his book Prehistory of इंडिया, नाम याद रखिएगा, ये एक आध बार प्री में डायरेक्ट पूछ लिया गया कि किसकी है, पिगट की है, स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट, तो स्टुअर्ट पिगट ने जब बुक पूरा प्रकाशित किया अपना, तो फिर एक सिस्टमेटिक प्रीहिस्ट्री के बारे में पूरा प्रकाशन किया, कैसे कैसे खोज हुआ, क्या क्या चीजें कहां से मिली, इससे क्या कल्चर निकल के आता है सामने। तो इस तरीके से ये खोज की प्रक्रिया स्टुअर्ट पिगट के इस प्रकाशन के साथ कंप्लीट होती है। अब आगे इसका उद्विकास है जो हम लोग पढ़ लिए हैं। इसी के बाद वो उद्विकास है जो प्रागैतिहास इंडिविजुअल एकाकी लाइफ से शुरू होता है और फिर मध्यकाल में परिवार बनने के साथ, फिर नवपाषाण काल में गांव बनने के साथ जाके खत्म हो जाता है। दिस इज द एवोल्यूशन। क्लियर? तो ये खोज और उद्विकास का पूरा एक चैप्टर आपका समझ में आया? क्लियर हो रहा है? बढ़िया से लिखिएगा, इसी को लिखना है, क्यों लेख को। आपके पास है कंटेंट है, मतलब भर के सपोर्टिव, इसलिए आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद 3 काल वाला चीजें हम लोग पढ़ ही लिए थे, 3 युग। और क्या है भाई, कुछ हमने लाइन लिखा हुआ था, तो कुछ बिंदु हैं, मैं देख लेता हूं क्या है इस पे लिखा हुआ था। हाँ, मानवों का उद्विकास, ये भी हम लोगों ने पढ़ा ही है। हाँ, अब मानवों का प्रागैतिहासिक, अभी एक उसमें प्रागैतिहास का उद्विकास जो पूरा पढ़ा गया कालखंड वाइज, ये खोज वो सब किया किसने? प्रागैतिहास कौन है? कोई मनुष्य है? प्रागैतिहास एक पीरियड है कुछ लोगों का, तो लोगों का जो अचीवमेंट है क्रमशः, वो यहां पर मानवों का उद्विकास हो गया। अब लोगों का अचीवमेंट में चीजें लगभग हो गई, कुछ चीजें। अब मानवों के अचीवमेंट में सबसे पहले जैसे वहां पर अचीवमेंट क्या था मानवों का? पत्थर के औजारों का निर्माण, ठीक है, गुफाओं और कंदराओं का निर्माण तो आप कह नहीं सकते, वहां पर उसमें निवास करते थे, उसमें कुछ चित्रकारी वगैरह का पता चलता है जो कर लेते थे थोड़ा सा, तो वो विकास कार्यों में कोई बहुत बड़ा रोल तो है नहीं, चित्रकला का अलग सिस्टम हो गया वहां पर। ठीक है, क्योंकि यहां से स्टार्ट होता है, इसके बारे में पता चलता है। मध्य पाषाण काल जब पहुंचा, जब आए, तो इन मानवों ने क्या चीज, माइक्रोलिथिक का प्रयोग किया, यानी अपने हथियारों, अपने औजारों को थोड़ा सा हल्का किया, थोड़ा तेज किया, क्योंकि इनकी आजीविका का जो डिपेंड करते थे शिकार इत्यादि पर ज्यादा, वो थोड़ा आसानी के साथ हो जाए। उसके साथ साथ उसमें और इंप्रूवमेंटल चीजें इन्होंने क्या ऐड करी? पशुपालन ऐड कर दिया। ठीक है, फिर और क्या चीजें ऐड करी? इनका जो मानवों के विकास या मानवों के विकास की बात की जाए तो उसमें स्तंभ गर्त आप जोड़ दीजिए, प्रमाण लिख लीजिए कहाँ, ठीक है, लगभग चीजें वही रहेंगी। फिर आप जब उधर पहुंचेंगे नवपाषाण काल में, तो कृषि से शुरू कीजिए। कृषि है, अग्नि का प्रयोग है, ठीक है, पहिए का आविष्कार है, तांबे की खोज है, ठीक है, मृद भांड है, और शवों को दफनाने की प्रक्रिया। मैं बस यही बोलने वाला था कि शवों की दफनाने की प्रक्रिया, ये इनकी उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, क्योंकि ये मानवीय उपलब्धि है, ह्यूमन उपलब्धि। ध्यान दे, तो जो स्टार्ट मध्य पाषाण काल में हुआ था, थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कस भी करूंगा, हल्का सा चीजें हैं थोड़ा सा अलग नवपाषाण काल में, ठीक है। तो शव को दफनाने की जो प्रक्रिया है, जो मध्य पाषाण काल में मानवों ने शुरू करी थी, हालांकि इसमें कोई बहुत सिस्टम नहीं था, ये पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाए गए कुछ शवों के कब्रिस्तान के बारे में पता चलता है, ठीक है।
जो स्टार्ट नवपाषाण काल तक पहुंचते पहुंचते ये जो दफनाने की प्रक्रिया है, जो ये ग्रेवयार्ड है या ये क्रिमेशंस आप कह लो, दफनाने को क्रिमेशंस अंतिम संस्कार ही कहा जाता है, ठीक है। जो क्रिमेशंस होते थे अंतिम संस्कार की, ये सिस्टमेटिक कर लिया इन्होंने। अब उत्तर दक्षिण में प्रॉपर दफनाए जाने लगे, क्योंकि पहले पूर्व पश्चिम में भी मिले हैं, पूर्व पश्चिम में ही मिले हैं मध्य पाषाण काल में, जो सिस्टमेटिक नहीं था। तो अब इस नवपाषाण काल में नॉर्थ साउथ में मिलने लगे। नॉर्थ साउथ ये सिस्टम है। नॉर्थ साउथ का क्या मतलब है दफनाने में? नॉर्थ साउथ का मतलब है कि सर नॉर्थ में रखा जाता था और पैर साउथ की हाँ दक्षिण की ओर रख करके दफना देते थे। कुछ इसमें है वो मैग्नेटिव इफेक्ट का कुछ देखा जाता है नॉर्थ साउथ में जाकर के, कुछ ऐसा अटैक है ताकि जब बॉडी तेजी के साथ डिसॉल्व होती है, तो जिंदा आदमियों को जब भी जो सोने होने की प्रक्रिया है तो लोग मना करते हैं उत्तर दक्षिण नहीं सोना है, ठीक है। वो किधर भी सो, बस सर को उत्तर करके और पैर को दक्षिण करके नहीं सोना है। तो बुजुर्ग लोग मना कर देते, वो उनका रीजंस कुछ धार्मिक रूप से था, ऐसा करना ठीक नहीं होता है। बट हमारा धर्म भी तो बड़ा वैज्ञानिक है, पर लोग पकड़ते नहीं तो बात अलग है, ठीक है। तो ये अपना जो सनातन धर्म है ना, बहुत वैज्ञानिक धर्म है। ये तो जो भी है इन लोगों का है, नहीं उन पर काम किया तो बात अलग है। तो बुजुर्ग लोग कह देते थे, तो उनको भले उसका धार्मिक रीजंस पता हो, वैज्ञानिक ना पता हो, बट रीजन यही है। अगर आप सो लीजिए, सुबह सुबह सर दर्द करना शुरू करेगा, क्योंकि कुछ होता है इफेक्ट, ऐसे कुछ मैग्नेटिव होता है जो उधर से नहीं, मैग्नेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। तो नहीं करना चाहिए। पता लगा बॉडी जो है डेथ से पहले डिजॉल्व होनी शुरू हो जाए, सो गए, पता लगा ज्यादा नींद मार दिए, 3 दिन सो गए लगातार, तो देखे 2 हाथ, एक हाथ गायब है दोनों में से, फिर डिजॉल्व हो गया। ऐसा नहीं होगा, बट ठीक है, उधर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो है डेड बॉडी को उधर करते हैं और दफनाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस यहां शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसकी कई प्रक्रियाएं, कई सिस्टम शुरू हो जाते हैं, इसकी कई विधियों का पता चलता है। नवपाषाण काल में क्रिमेशंस के कई विधियों का पता चलता है। जैसे अब जैसे एक आती है शिष्ट समाधि, समाधान की कई विधियों का पता चलता है, ठीक है। दे आर रिकॉग्नाइज्ड मैनी सिस्टम्स ऑफ द क्रिमेशंस इन द न्यूलिथिक एज। जैसे फर्स्ट है शिष्ट समाधि, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेशल अगर इसी पर क्वेश्चन आए तो सीधे सीधे यही उठा के कि समाधान की विधियों की पर चर्चा नहीं करना, थोड़ा सा वर्णन कीजिए, ऐसा करके लिखिए। तो शिष्ट समाधि, देखो अब समाधि को समाधि ही लिखना, इसकी ट्रांसलेशन अंग्रेजी वाले मत करेंगे, बहुत सारे ट्रांसलेशन नहीं किए जाते, क्योंकि फिर उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। समाधि एक भावनात्मक शब्द है, आपने डायरेक्ट बता दिया ये उसकी कब्र है। यार कब्र में भी उतनी इमोशंस नहीं, थोड़ी बहुत है। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, ग्रेव, ग्रेवयार्ड हो जाए, अच्छा, उसमें कोई इमोशन ही नहीं है। समाधि की जब भी चर्चा होती, लोग उधर जाते जाते समय कम से कम सर और झुका लेते, नमस्कार कर लेते हैं, पता नहीं क्या अंदर से उनको क्या भाव है, कैसे है, कल्चरल चीज होती है, ठीक है। तो इसलिए समाधि को ग्रेव नहीं लिखना है। शिष्ट समाधि में होता क्या है, इसमें पहले 1-2 लाइन आप मेंशन कर लीजिए। शिष्ट समाधि में करते क्या थे, पहले पत्थर से आयताकार गड्ढे की खुदाई कर ली जाती थी उत्तर दक्षिण दिशा में। इसमें सबसे पहले फर्स्ट एक्सकेवेटेड दो रेक्टेंगुलर पिट्स, है ना, गड्ढा, एक्सकेवेटेड रेक्टेंगुलर पिट्स। किससे खुदाई करते थे, औजारी पत्थर का होता था, तो फिर है ना। अब तांबा वाबा अभी आया, लेकिन अब इतना ज्यादा थोड़े ना, कोई चीज जब नई पहली बार आता है तो बहुत पर्याप्तता नहीं होती है उसकी, कि कुदाल बनाए, अब उसी से पूरी खेत की जुताई हो रही है। मात्रा में जब कम होता है तो बहुत काम, जैसे कि सोना वोना जो होता है ना, गोल्ड, इतना इंपॉर्टेंट जानते हो इसलिए है क्योंकि एक तो कुछ क्वालिटी उसकी है, दूसरी उसकी उपलब्धियां उतनी नहीं है। अब उधर सऊदी वगैरह में ज्यादा है थोड़ा सा,
तो देख लो, कोई कार की बॉडी बनवा के टहल रहा है, तो कोई जूते में ऊपर चढ़ा के चल रहा है। चढ़ाते हैं अन्य देशों के लोग उनका उद्देश्य क्या होता है वो जूता तुम सोने के पहन रहे हो यार, उसके ऊपर कार में पूरी बॉडी उन्होंने चेंज करा दी, सोने की कवर लगवाई हुई। ये क्यों कर रहे हो? इससे क्या होना है? इससे पड़ोसी चिढ़ता है उसके पास है नहीं, और दूसरा क्या रीजन है? इम्प्रेशन तो चिढ़ाते रहते ना यार। तो इसलिए उसकी तो अब कुल मिला करके ये तो है नहीं कि भाई कुदाल बनवा के, अब ये तो सऊदी वाली कर सकते, वहां ज्यादा मिलता है, यहाँ मिलता नहीं उतना, तो फिर उसकी कीमत उस हिसाब से है। चीजें उपलब्धि कम हो तो कीमत ज्यादा होती है। तो वही पत्थर के, तो तांबा पहली बार आया तो उसकी वो तो नहीं, तो पत्थर के औजार से सीधी सी बात है, पत्थर के औजार से खुदाई करते थे आयताकार गड्ढे में, फिर उसमें क्या करते थे, शव को उत्तर दक्षिण दिशा में दफना देते थे। अब इधर में देखें तो उत्तर दक्षिण ये पड़ेगा, तो हमने गलत खुदाई कर दी, इधर उधर कर दी, ऐसे से करना चाहिए था। चलिए अपने हाथ में ये कर लेंगे, इधर से उधर ये, फिर इसको नॉर्थ साउथ में ऐसे उसको दफना देते थे, उत्तर दक्षिण दिशा में लकड़ी के पालने में दफनाते थे। ये जो दफनाते थे इसको अभी लकड़ी के पालने में रख करके, वो मम्मी वाला पूरा था इनका हिसाब। लकड़ी पालन तो वो डिजोल्व कैसे होता था? लकड़ी सड़ेगी फिर वो जाके सड़ेंगे। हाँ, देवदारू की लकड़ी यूज होती थी, देवदारू की लकड़ी। कहीं पर हमने पढ़ा है कि लकड़ी कौन सी थी, कहीं किसने क्वेश्चन पूछना, पीसीएस वाले पूछते हैं ऐसा, आईएएस वाले नहीं पूछते, वो लकड़ी कौन सी थी यार अब स्टूडेंट परेशान कि लकड़ी मतलब कहां से ढूंढ के लाए, कौन सी लकड़ी थी? किसी कब्रिस्तान की लकड़ी थी, यही है कि किसी और कब्रिस्तान की था, इतना भी नहीं, बट किसी कब्रिस्तान की लकड़ी जिसमें है। लकड़ी देवदारू की थी, नहीं मिल जाते थे उधर, है पहाड़ियों पर हो जाते थे देवदारू वगैरह। ये तो नहीं, तो इसका मिला कहाँ, इसका प्रमाण कहाँ भी, इसको भी तो जानेंगे आप। ये एक्चुअली ज्यादातर साउथ में तो नहीं, तो साउथ में ही सब मिले तो तो फिर यहाँ का नहीं, किस दूसरे कब्रिस्तान का होगा, जाने ही दो। क्योंकि मैंने पहले ही एक अनसर्टन कि किस कब्रिस्तान की लकड़ी बात करा, ये अनसर्टन है, बट किसी कब्रिस्तान की लकड़ी का है, वो देवदारू का था, जाने ही दो। तो लकड़ी के पालने में रख करके दफनाते थे, रख दिया था। अच्छा, सबसे बड़ी बात थी कि साथ में उनके उपयोग की अन्य वस्तुएं भी रखी जाती थी। जैसे आज भी एक भाई इन्हें जो ज्यादा पसंद होता था, ज्यादा इनको प्रिय होता था, उनके अपने सामान थे, उसको उसके साथ दफना दो, जलाने में जला दो। इसका क्या मतलब है? हाँ, नो पाषाण ये स्टार्ट है। नहीं 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 नहीं, वहां तो उत्तर दक्षिण का ही नहीं, लकड़ी के पालने में रखा जाता था बाद में। हाँ ठीक है, उसके साथ अन्य वस्तुएं, मतलब उनके उपयोग की वस्तुओं को भी रखे। इसका मतलब क्या है कि उपयोग की वस्तुओं के साथ दफना दिया, मृद भांड में, मिट्टी के बर्तन में उनके उपयोग की वस्तुएं जो उनको ज्यादा ज्यादा पसंद थी, एक्चुअली उसको भी क्रिमिनेट कर देते थे। पुनर्जन्म में या तो विश्वास करते, या फिर वो स्वर्ग और नरक परलौकिक जीवन के बारे में, आफ्टर लाइफ। हाँ, ये चीजें उनके साथ भी होती हैं, तो वो है, ये उनके उपयोग की वस्तुओं को साथ में दफनाते। इसका मतलब शायद वो पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे कि यहाँ पर तो भाई साहब है ना, इसका पूरा अच्छा उपयोग करते थे, तो वहां जाए तो कुछ अपना, जैसे यात्रा पे जब जाते हैं तो घर वाले टिफिन वगैरह ठीक ठाक बांध देते थे, ये ले जाओ ये ले जाओ, वहां खाना है। आज भी है। हाँ, वो 11वीं 13वीं तो दफनाने में भी लोग करते हैं, जरूरत की चीजें ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं, वो डाल देते हैं उसमें, दफनाते समय भी डाल देते हैं, या जलाने वाले जिनमें जला देते हैं। उनका मतलब ये अपना लेके जाए, ठीक है। तो इस पर कुछ लोगों की अपना वो एक इमोशनली आलोचना रहती है कि यार इस समय ये भी दे रहा, वो भी दे रहा है, ये भी जला रहा है, उनको दे रहा है, जब जिंदा थे तुम नहीं दिया, नहीं दिया, ये वो करके। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं।
लोगों का अवेयरनेस है कि लोगों को बताते रहते, कम से कम चिढ़ाई दें भविष्य में ना लोगों को। तो हाँ, उपयोग की वस्तुएं रख दी जाती थी। इससे उनमें पारलौकिक जीवन में विश्वास का पता चलता है। ये चीज आप मेंशन कर लीजिएगा जो साथ में, इससे जो है इट सीम्स दैट लाइक they believed in the heavenistic life. They believed in the heavenistic, स्वर्गिक जीवन में विश्वास करते थे। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है। फिर दूसरा है पिट सर्किल। अब ये पूरा समाधान की विधियां हैं, मैं पूरा इकट्ठा आ गया तो लिखाई देता हूं। पिट सर्किल, सर्किल का मतलब होता है गोला और पिट का मतलब होता है गड्ढा। इसमें जो है वृत्ताकार खुदाई की जाती है। इसमें जो खुदाई होती है वृत्ताकार होती है। इन दिस सिस्टम द एक्सकवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन सर्कुलर फॉर्मेट, प्रैक्टिस्ड इन सर्कुलर फॉर्मेट। इसमें वृत्ताकार गड्ढा बनाया जाता है, गोलाकार, और बाकी सेम चीज। अस्थियों को उनके उपयोग की वस्तुओं के साथ, शवों को, हाँ शवों को खुदाई करके, नहीं अस्थियों को है यार इसमें। क्रिमेशन के बाद ही है ये, हाँ तो ये चीज वही है। पहले उसको जलाते हैं, तो जलाने का माना नहीं जाता है, प्रक्रिया ये बस यहीं से स्टार्ट है। जला देंगे, फिर अस्थियों को ला करके उसमें रख करके फिर उसमें उत्तर दिशा में, हाँ हाँ मतलब साउथ डायरेक्शन में, उत्तर डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में मुख करके बैठेंगे, करेंगे, फिर उसको दफना देंगे उनके उपयोग की वस्तुओं के साथ। हड्डियों को, वही तो बताया जा रहा है कि वृत्ताकार खुदाई करके अस्थियों को उनके उपयोग की वस्तुओं के साथ दफना दिया जाता था। हड्डियों को, शिष्ट में तो वो मनुष्य को प्रॉपर दफनाया जाता था। हाँ बस यही डिफरेंस भी ध्यान रखना है सर। तो यहाँ सर मतलब जलाने का हो गया था, कैरन सर्कल है एक, हाँ नहीं ऐश तो अलग है, ऐश तो एक भ्रम है, वो कोई क्रमेशंस का मतलब नहीं है। वो ऐश टीला है, बाद में कहा कि ये तो दफनाने का, जलाने का था, जलाने का था, ये मतलब दाह संस्कार करते, इतनी राख की ढेर है। बाद में पता चला यार ये वो नहीं है, ये राख की ढेर जो ऐश टीले टाइप का बन गया था वो दफनाने वाला। यहाँ पर एक पशु बाड़ा होता था, पशुओं को बांधा जाता था, तो फिर उनके जो वेस्टेज होते थे इकट्ठा होते जाते थे, होते जाते थे, कुछ ज्यादा हो जाते जला देते थे, जला देते थे तो फिर नीचे दब जाते थे, फिर पशुओं को रिस्टार्ट करते थे वहां पर पालना। फिर ऐसे करते 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 वो जो जलाने के बाद जो राख होती, फिर उसका जो वेस्टेज जलने के बाद फिर वो ढेर पूरा टीला बन जाता था एकदम से, वो टीले कहा गए। तो हाँ नहीं, ये जो पिट सर्किल है और कैन सर्किल है, दोनों में गोलाकार गड्ढा बनाया जाता है। और अस्थियों को ही दफनाया जाता है, अस्थियों को ही दफनाया जाता है, दोनों में ही अस्थियों को। पिट सर्किल, अच्छा अभी अस्थियों को ही लिखे, मैं देखता हूं थोड़ा सा इसमें। अभी भी पिट सर्किल में कंफ्यूजन है, लेकिन गोलाकार गड्ढा वो कंफ्यूजन दूर कर रहा है। गोलाकार गड्ढा, फिर अगर बॉडी को दफनानी होती तो आयताकार गड्ढा बनाया जाता। ठीक है, बस यही कंफ्यूजन, बाकी लिखा दो ये तो कोई बात नहीं, लिखिए। इसमें वृत्ताकार अस्थियों को उपयोग की वस्तुओं के साथ, ठीक है, द बोन्स विद द यूजफुल थिंग्स वेर क्रिमिनेटेड। प्रमाण इसके मिले हैं मैसूर के ब्रह्मगिरी, मैसूर का ब्रह्मगिरी है। पिट सर्किल की ही बात चल रही है, मैसूर के ब्रह्मगिरी से इसके जो प्रमाण मिले हैं। ठीक है,
अच्छा, ब्रह्मगिरी से ही ये शिष्ट समाधि का भी प्रमाण मिला है, ध्यान रहे। अभी वहां पर एविडेंस नहीं लिखा ना कहां से मिला शिष्ट का। शिष्ट का भी जो है मैसूर के ब्रह्मगिरी से ही, साउथ कर्नाटक से ही मान लो। तो मैसूर का ब्रह्मगिरी वो कर्नाटक में ही है एक्चुअली। हाँ, दोनों के प्रमाण यहीं से, पिट के भी और शिष्ट समाधि के भी एक ही जगह से। मैं इसमें मैं करेक्शन देता हूं अभी, आप उसको छोड़ दीजिए वहीं पर। नहीं नहीं नहीं, समुदाय वाला तो अभी नहीं है, वो अभी पाषाण काल के बाद आएगा, ताम्र पाषाण काल। तो जब ताम्र पाषाण, तो समुदायवाद तो अभी नहीं आएगा। देखो, समुदाय की बात तो हम तब करेंगे जब धर्म फोर्सली आएगा, धर्म से फिर तमाम संप्रदाय बनते हैं। देखो, धर्म ही वो चीज है जो आकर के समाज का निर्माण करता है, और फिर समाज में विभिन्न समुदाय बनते हैं। पहले समाज बनता है, फिर समाज में विभिन्न प्रकार के पंथ, पहले धर्म आते हैं, फिर पंथ आते हैं। ठीक है, धर्म एक बड़ा फॉर्मेट है, फिर धीरे धीरे उसमें कई रास्ते निकलते चले जाते हैं, है ना। फिर जैसे होता ना, जब बुद्ध आए तो बुद्ध ने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया, लोगों को एक प्रिंसिपल दिया, फिर बाद में उस प्रिंसिपल का बंटवारा कुछ लोगों ने अमेंडमेंट करके, रिफॉर्म करके अलग अलग, ये हीनयान वाले हैं, ये महायान वाले हैं, ये वज्रयान वाले हैं, ये सहजयान वाले हैं, ये पता नहीं कौन है, नाम दिया नहीं, ऐसे ऐसे करके जो है फिर अलग अलग। तो फिर धर्म से फिर पंथ निकलते हैं, तो पंथ पर फोर्स ज्यादा होता है। कम्युनिटी फॉर्मेशन में पंथ का रोल ज्यादा होता है। कम्युनिटी और कम्युनिज्म है ना, ये बना है संप्रदाय और संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता, ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। ये पंथ से ही बनता है, ये धर्म से नहीं बनता। धर्म में तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है, उसने अलग अलग करता नहीं। इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष ही शब्द लाया गया था। फिर बाद में तो धर्म से काम चल नहीं रहा। धर्म देखो, हमको सबको बैलेंस करके, टॉलरेट करके लेके चलना, सहिष्णुता के साथ सहिष्णुता स्थापित करनी है, टॉलरेशन। लोग जहां पर हैं, जो भी हैं, जिस प्रकार से हैं, जो भी फॉलो कर रहे हैं, उनको करने दो। ये मत करो तुम ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्योंकि फिर तो लड़ेंगे। ऐसा अलग अलग पंथों, अलग अलग नियम कानून और विधि विधानों को मानते हुए, पंथों को मानते हुए भी वो टॉलरेशन में रहें, मतलब कि सहिष्णु रहें, किसी के दूसरे की भावनाओं को आहत या ठेस न पहुंचाए। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो पूजा करने वाला नमाज वाले को कुछ कहेगा नहीं, और नमाज पढ़ने वाला पूजा करने वाले को कुछ नहीं कहेगा। वो नमाज पढ़ने में स्वतंत्र है क्योंकि उसका पंथ है, ये पूजा। फिर पूजा पाठ में भी कोई मूर्ति पूजा का सपोर्टर है, कोई मूर्ति पूजा का सपोर्टर नहीं, भक्ति भावना का सपोर्टर है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, तो यहाँ भी बड़ा विरोध होता है। भाई कौन से बहुत बाबा तुम नाच गा रहे हो यहाँ पर बैठ के, पूजा पाठ कर लो जाके, वो उनका अलग प्रोसीजर है। तो एक दूसरे की आलोचना नहीं करना है। फिर ये कहा गया, तो फिर अब चूंकि छुड़वाना छोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि मामला कल्चर का है, तो फिर धर्म निरपेक्ष को हटाओ और पंथ निरपेक्ष डाल दो। फिर एक अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976, धर्म निरपेक्ष हटा के। तो सहिष्णुता का जो भाव, सहिष्णुता नेगेटिव वर्ड है, ध्यान दे, ये पॉजिटिव नहीं है। सहिष्णुता का मतलब ये कि ठीक है, आप जो भी करते हैं आप करो, आपकी जो भी एक्टिविटी हमें पसंद नहीं है, बट हम चुप इसलिए हैं क्योंकि मामला फिर आगे बढ़े ना, विवाद ना हो, अशांति ना फैले। ये क्या है? ये टॉलरेशन है। फिर टॉलरेट कर रहे हैं, ये टॉलरेशन है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद है, लेकिन मारेंगे भी नहीं, पत्थर भी नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि भाई इससे भी विवाद होगा, समाज में अशांति फैलेगी, फिर लोग कुछ कर रहे हैं, प्रोडक्टिव वर्क्स में लगे हुए हैं, है ना, फिर अलग लग जाएंगे, पता नहीं कहाँ का, वो नॉन प्रोडक्टिव फील्ड है, उसका नुकसान होगा। तो शांति बनी रहे, लोग समृद्धि बनी रहे लोगों की, ठीक है, स्वास्थ्य लोगों का बना रहे, इसलिए सहिष्णुता यानी टॉलरेशन ठीक है। तो ये निगेटिव वर्ड है ना, ये पॉजिटिव कहाँ है? पॉजिटिव तो वो जब हम पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो ये चीजें खैर जाने दो। तो यहां पर क्या कहते हैं, संप्रदाय वाली जो बात नहीं है, संप्रदाय का वैसा कुछ नहीं।
अपना अलग अलग क्षेत्रों में एक अलग अलग तरीका है, वो भी आगे जाकर के डेवलप होगा। अब जैसे यहाँ पर एक चीज समझ में आता है, इन्होंने जो कहा है वो कंसिडर किया गया है कि जैसे पिट सर्किल में अस्थियों को दफनाने की बात करिए, इसी के बाद एक आती है व्यवस्था कैर्न सर्किल, उसको अगला नाम आप नोट कीजिए, मैं भी देखता हूं, कैर्न सर्किल। इसमें भी वृत्ताकार गड्ढा बनाया जाएगा और अस्थियों को उनके उपयोग की वस्तुओं के साथ दफना दिया जाएगा, मतलब सर्कुलर एक्सकवेशन होगा। और क्रिमेशन किसका होगा? अस्थियों का। बोन्स वेयर क्रिमिनेटेड विद यूजफुल थिंग्स। ठीक है, तो ठीक है। अब एक चीज यह है कि फिर दोनों एक ही है, तो वो कैर्न कैसे, डिफरेंस क्या है दोनों में? पहली चीज बोले डिफरेंस कोई नहीं, तो कोई बात नहीं, क्षेत्र का डिफरेंस है, कुछ लोग इसको कैर्न बताते हैं, कुछ लोग पिट बताते हैं। लेकिन एक समस्या कि अब आप देखते हैं कि जैसे वृत्ताकार खुदाई करके भी तो दफनाया जा सकता है बिना अस्थियों के डेड बॉडी को। गड्ढा बनाया गया बड़ा सा, उसमें उत्तर दक्षिण दिशा में दफना दो, उसमें आयताकार। इसका हम संभावना यानी प्रोबेबिलिटी कैसे व्यक्त कर सकते हैं? क्योंकि इसके भी एग्जाम्पल वहीं से मिले जहां से शिष्ट समाधि के मिले। पहली समानता, जहां से शिष्ट समाधि के एग्जाम्पल मिले हैं वहीं से मिले हैं, यानी मैसूर के ब्रह्मगिरी से पिट सर्किल की। ठीक है, तो उपयोग की वस्तुओं के साथ दफनाए जाने की बात कही गई, क्योंकि कहीं से भी जलाने वाली बात नहीं आई है अभी तक, केवल दफनाने वाली बात आई है। तो हड्डियों को कैसे दफनाया जा रहा है, इसमें दो प्रोसीजर है। आज का जो समाज करता है उससे तुलना करें तो एक है पारसी समाज, पारसी पर्सियंस। पारसी समाज करता क्या है कि उसमें बहुत, वो तो छोड़ देता है, इसे मैदान में फेंक देता है, फिर बहुत सारे जानवर उसको खाते हैं एकदम से, फिर बचा खुता जो हड्डी होती फिर उसको बाद में दफना दिया जाता है। और एक हिंदू समाज जो मानता है कि पहले उसको जलाता है, जलाने के बाद उसके अस्थि बचते हैं जो कलश वगैरह में रख करके ले जाके वो नदियों में प्रवाहित करता है, पवित्र नदियों में उसको प्रवाहित करता है। यही ना प्रोसीजर है, इस तरीके से करता है। तो वो उस समय नदियों में प्रवाहित करने की बात अगर ना हो तो दफना दे, चलो दफना दो, ये भी माना जा सकता है। लेकिन जलाने का कहीं प्रमाण नहीं है, क्योंकि जब जलाने का आएगा तो जलाना, जो शवों को जलाना है, ये क्रेमेशन की एक अपने आप में इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट सिस्टम ही है। जलाना अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है। ये क्रिमेशन, ये दफनाने की प्रक्रिया एक जैसे अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, वैसे जलाना अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है। तो उसका नाम मेंशन, जलाना इसलिए नहीं हो सकता, इसलिए मतलब छुपाया जाए, क्योंकि जलाना तो इसलिए होता है क्योंकि हड्डी निकालो और उसको ले जाकर के दफना दो। दफनाना इज द मेन, जलाना इज द मतलब नॉट सच कंसिडरेबल। ठीक है, उतना कंसिडर, तो ये हम मान नहीं सकते, क्योंकि जलाना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, उसको लोग मानते हैं कंसीडर। तो जलाना अगर होता तो एक जैसे कैर्न सर्किल, पिट सर्किल, शिष्ट समाधि, ये वगैरह वगैरह की जो भी नाम लिया, फिर कहीं पर वो भी लिखा जाता दाह संस्कार, एक अलग सिस्टम, वो तो लिखा नहीं गया। यहां पर लिखा गया है, बट यहां पर इसके बाद वाले सिस्टम में आ जाएगा, केवल दफनाने वाला लिखा गया है। तो इसलिए अस्थियों को दफनाने की अगर बात की जा रही है तो हम जला करके अस्थियां निकाल के फिर दफनाने, इसलिए जलाने वाली प्रक्रिया पर उतना फोकस नहीं करेंगे। तो यहां पर एक तो पारसी समाज वाला कर ले, या अस्थियों को कैर्न सर्किल में तो दफना देते हैं, चलो इस प्रकार में, ठीक है। बट पिट सर्किल में बॉडी को ही दफनाइए, अस्थि को हटा दीजिए, भले कै गोलाकार है, भले ही वो गोलाकार है। गोलाकार में भी उत्तर दक्षिण में हो सकता है, कोई उतना वो नहीं है ना। गोलाकार तो पृथ्वी भी है ना, लेकिन उसको नॉर्थ साउथ
ये सब है कि नहीं है, सारी चीजें हैं कि नहीं है। अब ये गोले ही तो मैंने बनाया, लेकिन इसको ऐसे अगर दफना दें हम बॉडी रख करके, नॉर्थ साउथ हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको लिथनल के अस्थियों को, बाकी आप जाने रहिए मन में, जो मैंने बताया आपको डिस्कस किया है, ठीक है। जब कभी इसके ऑथेंटिक प्रमाण मिलेंगे तो मैं जरूर इस पर मेंशन करूंगा। अब इसमें हालांकि एक तो कहीं स्पेशली इस पीरियड के लिए बहुत ऑथेंटिक प्रमाण मिले नहीं, और सही बताएं उतना ज्यादा दिमाग मैंने लगाया भी नहीं। तो मैं ज्यादातर, अब ये नाम आ गया, मैं ये टॉपिक इन 9 पाषाण काल से ज्यादातर मैंने हटाए ही है क्लास लेक्चर में, बहुत डिटेल्स में हर जगह करता नहीं हूं उतना। तो क्योंकि एक आध बार कभी क्वेश्चंस आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो चूंकि यहाँ पर टच में आ गया, मैंने पहली बार आप लोगों में ये फॉर्मेट अलग किया है पाषाण काल का, नहीं तो मैं सीधे सीधे चलता था। ये फर्स्ट टाइम ये फॉर्मेट है, इसलिए मैंने अपने नोट्स में भी मैंने मेंशन किया। मेरे पास ऐसे कई नोट्स हो गए जिसमें कई प्रकार, कुछ बार तो मैं छोड़ देता हूँ, नहीं लिखता हूँ, फिर हम खुद ही भूल जाते हैं कि एक पैटर्न मैंने और इजाद किया तो भूल गए। ये ठीक है, लेकिन ज्यादा सही है, इसमें मेंस का फॉर्मेट क्लियर होता है, प्री के इफेक्ट तो ऑटोमेटिक इनबिल्ड है ही। तो कैंसर किल, ठीक है, ये भी वृत्ताकार अस्थियों को दफनाने की प्रक्रिया है। अगर कभी डिस्कस करने को, जैसे मैंने डिस्कस किया ना वैसे करना, निष्कर्ष देना नहीं आप एग्जामिनर को, क्योंकि निष्कर्ष उसको भी नहीं पता है। तो आप उसमें ज्यादा अगर ज्ञान दे दोगे उसको ना, तो वो फिर ठीक नहीं है, उसको लगेगा कि वो कुछ और सोच के बैठा, आप कुछ और बता रहे। तो आपको मैच कराना है ना कहीं तो उसको नाराज नहीं करना है, टॉलरेट करना है। टॉलरेशन बहुत जरूरी है, एग्जाम पद्धति में ये बहुत चलता है भाई, बहुत चलता है। तो ये विद्यार्थियों को ध्यान रखना है लिखने में, क्योंकि सारे लोग अपने अपने विद्वान जो प्रोफेसर होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं ना, कोई कहीं से कोई कहीं से, कोई किसी बुक को पढ़ा है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो कोई मार्क्सिस्ट विचारधारा का है, कोई है ना, कोई सोशलिस्ट विचारधारा का है, कोई नेशनलिस्ट विचारधारा का है, अपना है। कोई ठीक ठाक पढ़ा लिखा हुआ है, नेशनलिस्ट हो गया, कोई ठीक ठाक और ज्यादा पढ़ा लिखा, तो गलत पढ़ा लिखा हुआ कुपड़। तो अब कुपड़ तो ये शब्द है, कुपड़ तो नहीं कह सकते मेरे विचार में। बट जो राष्ट्र का विरोध करे उसको तो हम अच्छा नहीं मानेंगे। चलो आपकी दुश्मनी है, भगवान से आप कर लो, भगवान निपट लेंगे, उनको आता है। बट राष्ट्र में रह के राष्ट्र का है ना, तो जब बार बार किसी भी मुद्दे पर आप वेस्टर्नाइजेशन को ही प्रमोट करते रहोगे, उसी को, अशोक बोले बेवकूफ टाइप का था, अकबर बोले बहुत महान था, ऐसा लिखा है भाई, बुक्स हैं। मैं बताऊं, रोमिला थापर को उठा के पढ़ो। रोमिला थापर ने अशोक को बेवकूफ सिद्ध करने के लिए स्पेशली अशोक मौर्य साम्राज्य के पतन का पूरा स्पेशल पतन के नाम से पूरी पुस्तक ही लिख दी। उस पुस्तक का नाम है, इतनी मोटी पुस्तक है और कुल एक हेडिंग पर इतनी मोटी पुस्तक है, उसका नाम है मौर्य साम्राज्य का पतन। और पूरी बुक में केवल एक काम किया है, अशोक के कारण ये खत्म हुआ, अशोक के कारण ये खत्म हुआ, अशोक के कारण ये खत्म हुआ। तुमको इतनी खत्म उसका हुआ टेंशन, तुम इतने लेते चली जा रही हो, तुम्हारा कुछ गया उसमें। अकेले लिख दिया पूरी बुक, जबकि उन्होंने इससे पहले मौर्य साम्राज्य पर बुक लिख रखी है, एंशिएंट हिस्ट्री पर भी उनकी बुक है, कुछ मामलों में उन्होंने लिखा भी है ठीक ठाक। बट वो जहां पर मौका पाती वो ऐसे ही करती, वो मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट ही है, हाँ उसी विचारधारा। तो अब क्या किया जाए वहां पर। तो कुपड़ कह सकते, क्योंकि अब अनपढ़ तो कहना ठीक नहीं भाई, कोई दिल्ली वो जेएनयू की प्रोफेसर है, उसको अनपढ़ कहेंगे तो फिर तो गलत बात है ना, हमको लोग कहेंगे यार ये जानकारी नहीं रखती। हमको जानकारी है, वो पढ़ी लिखी आदमी है, गलत पढ़ी लिखी आदमी। तो ऐसे ही है, जबरदस्ती उसके पीछे काहे बड़े भाई, क्योंकि इससे भारत का मान बढ़ता है विश्व पटल पर, उनको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भारत में ये जो हमारी संस्कृति है, भारत जिसकी पहचान है, उसमें कितना ये शोषण हुआ इन लोगों में। शोषण तो आज भी होगा भाई, जो कमजोर है, हमारे ओझा जी को सुनिए कभी कभी। वो तो कमजोरों को सीधे जो है गालियां दे देते हैं, हालांकि अब नहीं देते, तमाम आलोचनाएं। जो
कमजोर है उसका शोषण होगा ही भाई। तो कौन सरकार कौन सी समानता का अधिकार देकर उनको शोषण होने से बचा लेगी? पैसे नहीं तुम्हारे पास, तुम 10 रुपए मांगने जाओगे दूसरों से, वो देगा तो, लेकिन उसके बदले 100 रुपए काम करा लेगा और जबरदस्ती आपको ही नमस्कार करना पड़ेगा, उसने दिया है। नहीं तो 10 लोगों जहां मिलोगे नमस्कार, और भाई ठीक है और कोई काम होगा बताना, उस दिन तो लिए थे ना, नहीं देना नहीं अभी, अरे 4 लोग और खड़े, अभी तुमको उसको क्या याद दिलाने की जरूरत थी? नहीं देना नहीं, कोई जब होगा तब देना। अरे वैसे ही वो जब होगा तब दे देगा यार, है ना? कहां तुम सुना रहे हो? तो वो है ना, तो होता है कि ये चीजें विचारधारा की बात नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जबरदस्ती अब उनको खलाइए, उसके कारण हुआ। उसमें कई ग्रंथों को मनुस्मृति है, कई ग्रंथों को बदनाम, अब बदनाम ही कहेंगे, हर एक चीजें उसमें भी मेंशन है ऐसे। हमने उस पर डिस्कस किया नहीं, हमारी लोग मानेगा भी कोई नहीं, हमने तो अलग से डिस्कस किया हुआ है। कोई बुक नहीं है उस पर, टाइम भी नहीं मिला, फिर मानेंगे भी नहीं, हमको भी पता है। बट हम तो लिखना चाहे तो मनुस्मृति को अपने हिसाब से, अगर जैसे कि मैक्स मुलर ने आंग्ल भाषा में यहाँ की ग्रंथों को अंग्रेजी में वेदों वगैरह को ट्रांसलेट करके दिया, फिर नए नए अपने अपने हिसाब से अर्थ करके दिया, फिर लोगों ने पढ़ा तो उसको उस हिसाब से टेकअप किया है। इधर आधुनिक काल में सच्ची रामायण लिखा पेरियार साहब ने लिखा, उधर ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। इस सच्ची रामायण में वाल्मीकि साहब की कई फैक्ट्स को उन्होंने अपने तरीके से व्याख्या करके उन्होंने रिप्रेजेंट किया। उसके पीछे एविडेंस क्या है कैसे है पता नहीं, जो भी है, क्योंकि मुझको उतनी जानकारी, तो मैं क्वेश्चन मार्क कैसे लगाऊं जितने हैं, बट प्रमाण तो उनके पास भी नहीं है। तो ग्रंथों की गलत व्याख्याओं से समाज में कई ग्रंथियां बनती हैं, ऐसा लोगों को समझना चाहिए यार। व्याख्या करते समय जब लोग ग्रंथों के, खासकर हमारे पौराणिक ग्रंथों की व्याख्या करें, जो स्पेशल भाषाओं में है और जन भाषाओं में लोगों तक उतारें, पब्लिक में लोगों तक उतारें, आम जनमानस तक चीजों को जब लोगों तक पहुंचाएं उनकी भाषाओं में, तो इस बात का व्याख्याकर्ताओं को ध्यान रखना चाहिए कि जो फैक्चुअल है ना उसमें डिस्टरबेंस ना पैदा करें। क्योंकि फिर ऐसे ग्रंथों की जब व्याख्या हम करते हैं तो व्याख्याओं को ही लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको उसके मूल को पता नहीं होता। वो संस्कृत में लिखा है, इनको संस्कृत आते नहीं, कैसे पता हो क्या लिखा है? वो तो किसी ने बताया, तो जो बताएगा वही ना मानेंगे, इसका अर्थ ये होता है, जो बताएगा वही ना मानेंगे। तो ग्रंथों की ऐसे तमाम गलत व्याख्याओं कारण समाज में कई ऐसी ग्रंथियां बनी है, जो ग्रंथियां नासूर और फिर कैंसर का रूप लेती चली जा रही। इससे अलगाववादी शक्तियां तीव्र होती। तो इससे जो इंटीग्रिटी है हमारी ना, जो हम पढ़ते तो जरूर हैं, इंटीग्रिटी पढ़ाओ, बस कोशिश नहीं करते। इंटीग्रिटी, अखंडता, वो फिर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। राष्ट्रीय अखंडता डिस्टर्ब। टॉलरेशन को लोग फोकस कर, टॉलरेशन बढ़ाओ, सहिष्णुता घटाओ यार, टॉलरेशन मत बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ। सहिष्णुता घटाओ और वास्तविक प्रेम बढ़ाओ, इस पर फोकस्ड होना चाहिए जहां तक एज आई थिंक। तो खैर जाने दीजिए, ये तो उसका वो है। तो अलग अलग तरीके से एग्जामिनर्स होते हैं, उनकी सोच होती है ना। अब कोई इंटरव्यू बोर्ड में बैठा है, अब वो मान लो बहुत ईश्वर को नहीं मानता, वो अधार्मिक टाइप का है, तो कोई क्वेश्चन पूछा आप, और क्वेश्चन के आंसर में लास्ट तक ला जाके यही उतारो नहीं ईश्वर है, अब वो बार बार उसी पर क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है। कभी एक बार तो आप कहते हो नहीं, तो फिर तो डाउट हमको भी हो रहा है कि हाँ ईश्वर नहीं है। एक बार कहलवाने की कोशिश कर रहा है, आप अपने हर लॉजिक में फिट हो, फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा है कि आप एक बार ईश्वर को मान लो। आप हर बार कोशिश करो कि वो ईश्वर में आ जाए आपके आंसर से पूरी। अब दोनों में ये साक्षात्कार नहीं बल्कि एक डिबेट टाइप का होना शुरू हो जाए, हो जाता है ऐसे मामलों पर। आपको लगता है आपको नंबर दे देगा वो, आपको चाहिए नंबर, तो बैलेंस करना है। तो यहां हर राइटिंग में आपको बैलेंस करना है, क्योंकि आपको मार्क्स भी चाहिए, हर जगह आप निष्पक्ष नहीं हो सकते।
इसलिए मैंने कहा कि फिर लिखो तो लास्ट में गोलमोल करके, जो मामला बहुत आंसर फैक्शनर है उसको आप भी ऐसे गोलमोल करके छोड़ दे, यहाँ पर ये हो सकता है तो ऐसा होगा, तो ये भी हो सकता है, ऐसा होगा तो ये भी हो सकता है। अब क्या एक्चुअल में हो सकता है तुम जानो। तो ठीक है ना, ऐसी राइटिंग होनी चाहिए। तो कैन सर्किल, एक मिनट, कुछ क्वेश्चन सर, पिट सर्किल और कैन सर्किल में डिफरेंस क्या है? मैं वही बता रहा हूं बेटा, मैं वही बता रहा हूं डिफरेंस क्या है पिट और कैन में। तो कैन में एक्चुअल में अस्थियों को दफनाया जाता, पिट में जहां तक है, जो आप लोगों को मैं भी बताऊं कि जो दोनों में डिफरेंस की बात करो, कि पिट में जहां तक है तो गोलाकार गड्ढा है, उसमें अस्थियों को दफना दें ठीक है, बट उसमें सीधे सीधे बॉडी को भी दफना देते, ज्यादातर बॉडी है फिर अस्थियों कम है। और इसमें प्रॉपर कैन में अस्थियां ही अस्थियां हैं। अब अस्थियां जलाने के बाद है कि पारसी समाज वाला वो है ना, हाँ, ये बहुत कंफर्म नहीं है। जहां तक जलाने वाला होता तो पूरा पूरा प्रॉपर मेंशन होता, जैसा कि आगे मेंशन किया गया। तो हमको लगता है कि वो अस्थियों वाला वही है, पारसी समाज वाला, कि बचा खुचा जो छूटा है बचा रहता है, क्योंकि आदिम सोसाइटी अभी अभी कल्चर्ड हुई नहीं नहीं। तो वो पारसी समाज वाला जो क्रिमेशन सिस्टम है ना, उसके कारण जो है उसको ऐसे छोड़ देते, बचा खुचा अस्थियों को दफना देते, कैरन सर्किल। और इसमें इस पद्धति, ये पिट में ज्यादातर बॉडी को भी पूरा पूरा दफना देते हैं, ठीक है, उपयोग की वस्तुओं के साथ। कभी कभी अस्थियों को भी पिट सर्किल में दफना देते हैं, ठीक है। प्लेस का भी अंतर है, बस वो कॉमन है, ये केवल स्पेशल, इतने अंतर है जहां तक है। इतने अंतर हो सकता है का मतलब नहीं, हो सकता है। हाँ, आप लोग जो ऑनलाइन जुड़े हुए भी जान लो, हो सकता है, बाकी डिस्कस करोगे तो होता जाएगा, शाम हो जाएगी करते करते इसी में। क्योंकि ये प्रागैतिहास है, पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित है। पुरातात्विक प्रमाण भी उतने स्पष्ट नहीं है, औजारों के आधार पर है, तो जितना अनुमान लगाया जा सके, ठीक है, उतना लगा देते हैं। बहुत सारे लोगों ने लगाया है, हमारी उन लोगों से कम बनती है जिन्होंने लगा लगा के बुक्स बहुत बड़ी बड़ी लिखी है, कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है हम थोड़ा बहुत सहमत हो नहीं पाते हैं। बहुत विरोध इसलिए नहीं करते हैं कि लोग मानते वही हैं जिनके नाम से किताबें आती हैं। हमने किताब हम भी दे सकते, बट हम उतना, उसको हम अपने आप को आलसी कह लें, ज्यादा सही है। है ना, लोग कहीं से पहले हम खुद ही कह लें, क्योंकि और बहाना जल्दी लोग फिर यही कहेंगे बहाना कर रहा है आदमी, तो कभी आलसी ही कह लो, है ना। लेकिन इन फ्यूचर मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी बहुत सारी चीजें हैं, स्पेशली सोसाइटी और रिलीजन्स पर मैं थोड़ा सा लिखूं और लिखूंगा। ये हमारी पीड़ा है, मैं पीड़ा लिखूंगा अपनी, अभी समय भी है बहुत, कर दूंगा। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो है, लोग फ्रस्ट्रेशन नहीं व्यक्त करना चाहिए किसी की, एक्चुअल हो जाए। इतिहास पढ़ोगे तो फिर तथ्य पर रहो, इतिहास तथ्यों का, फैक्ट पर रहो यार, अपनी पीड़ा मत निकालो। इतिहास इसीलिए डिस्टर्ब हुआ है। अभी आपको जो आंसर दिया था लिखने को, लिख के लाए हो, सारे लोगों ने लिखा है, सब लोग ठीक ठाक है, बट बहुत एग्जैक्ट में जो हमको प्रॉब्लम लगी वो यही लगी, इस पॉइंट पर किसी ने बहुत फोकस नहीं किया कि इतिहास को सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस साहित्यिक स्रोतों ने किया है, क्योंकि उनके अप्रोचेज अलग अलग हो जाते हैं। एक ही बिंदु को, एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से लोग बता देते। अब पढ़ने वाला परेशान, किस चीज को, वो तो आप पर विश्वास कर रहा है ना, तो पढ़ने वाला परेशान होता है। फिर लोग कहते हैं फिर क्या करें, फिर टीचर भी क्या करें, बोले एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन ढूंढो जो यार रिसर्च बेस पे हो, बहुत अपनी, बोले एनसीईआरटी बता दो पढ़ ली। तो उतने सारे फैक्ट एनसीईआरटी में होते नहीं है, फिर भी मजबूरन रिकमेंड करना पड़ता है एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि जो कुछ भी कम ज्यादा है यार वो सही है, प्रेरित नहीं है, ठीक है। बाकी फैक्चुअल बड़े मिस्टेक्स भी हो, उसमें भी हो, बट है जो भी फैक्ट है वो थोड़ा डेट वगैरह इधर उधर हो जाए, नाम हो जाए, वो अलग मैटर है, बट वो रहता फैक्चुअल है, इसलिए रिकमेंड कर देना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा साहित्यिक स्रोतों ने इतिहास को डिस्टर्ब किया है, सबके अप्रोच चार चार अप्रोच लेकर के, किसी के पास कुछ नहीं बोल सकता, मुझको जो लगा मैंने लिखा, तुम्हारी मर्जी पढ़ो ना मर्जी ना पढ़ो, सबाल्टर्न वाले, लास्ट वाले। भाई काहे लिख रहे हो यार, मर्जी पढ़े ना मर्जी, लिख के और पढ़ेंगे ही। अब खराब लिखो, 3 घंटा जो पढ़े वो टाइम कौन वापस करेगा मेरा, 3 घंटा जो गया तुमको पढ़ने में, तुम ला के दो, उसका हर्जाना भरो। है
कौन देगा 3 घंटे कीमत? कह रहे हो कि मन करे पढ़ो, मन करे ना पढ़ो, सबाल्टर्न है हम, जो हमको लगा आपने लिखा। नहीं लिखो, नहीं लिखो। तो इसलिए ये एक बड़ा कारण है जिसमें आर्कियोलॉजिकल प्रूफ ज्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं देन लिटरेरी, क्योंकि लिटरेरी इस तरीके ज्यादा इस पर मैं ढूंढ रहा था, बट किसी ने भी बहुत, बाकी सारे लोगों ने तुलनात्मक एबिलिटी पर लिखा है। और कुछ हाँ आया है तो मैं बता दूं सारे लोग जो समझ, फैक्ट देखो, जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे तो फैक्ट पर कम ध्यान दो कि ये कंटेंट आपके आर्कियोलॉजिकल के हैं, ये कंटेंट आपके लिटरेरी के हैं, ठीक है, बट कंटेंट वो नहीं जानना चाहता क्वेश्चन। वो जो पूछ रहा आप उसको बताओ, उसको भ्रमित मत करो, कंफ्यूज मत करो कि हमने शब्द लिखे हैं तो शब्द पे कुछ नंबर दे दो, नहीं मिलेगा। इसीलिए नंबर नहीं मिलते हैं यूपीएससी में। आपने सब कुछ ठीक ठाक लिखा, एक लाइन भी एक शब्द भी किसी का गलत नहीं है, जो आपने लिखा सही लिखा, बट रेलिवेंट कितना है आंसर उस क्वेश्चन के, मुद्दा यह है। एकेडमीज में इसी पर 90% 98% मिल जाते हैं। यूपीएससी या पीसीएस या कोई भी इस प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसलिए उस पर मार्क्स नहीं देता, क्योंकि आपने जो लिखा है उसका वजन कितना है, कितने किलो लिखा है, उस पर नंबर नहीं देगा। उसमें कंटेंट क्या है, रेलिवेंट कितना है, वो पूछ रहा, वो बताओ जो कह रहा है यार। उसमें आर्कियोलॉजिकल में ये आता है, लिटरेरी में ये आता है, भाई ये पूछ ही नहीं रहा। वो कह रहा दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करो, और कंपैरेटिव स्टडी कौन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है और क्यों है, 2-4 लाइन लिख लो। तो कुछ मामलों में, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब किया है साहित्यिक स्रोतों ने, इस कारण किया। क्यों? क्योंकि लोग यार अपनी वाली अलग अलग खूब की हैं, और लोग पढ़ते तो बुक ही हैं साहित्यिक स्रोतों में। अगर हम प्राचीन इतिहास में चले जाएं, प्राचीन ग्रंथ की बात कर लें, तो वहां पर चलो वेद पुराण बोले वो नहीं छेड़े गए, छेड़े वही सबसे ज्यादा गए हैं। सबसे ज्यादा किसी ने छेड़ा है तो उन्हीं को छेड़ा है। नहीं, मनुस्मृति भी अपने आप में एक पवित्र ग्रंथ ही है, आज इतनी बदनाम न टहल रही होती। मैंने केवल एक लाइन पे कल एक लाइन बोली थी, उसमें बोलने लायक बहुत कुछ है, हालांकि वो बहुत रेलिवेंट नहीं क्लास से, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, वो अलग वो प्रवचन का मामला है या इंटरव्यू का मामला है, ठीक है। तो छेड़ा सबसे ज्यादा उसी को है लोगों ने, भाई उसको भी आपने ऐसे करके दे दिया। तो इसलिए ठीक है, उससे आपने फैक्ट ले लिया, अब आप उसको प्रूफ करो। वास्तविक इतिहास क्या कंक्लूजन। तीसरी प्रॉब्लम जो आप लोगों की जो आई समस्या, आप सही करना उसको। निष्कर्ष में एकदम कंफ्यूज नहीं करना है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो निष्कर्ष आप वैसे दे दो। निष्कर्ष में आप लोगों ने थोड़ा सा रखा है ना कि यार कैसे कह दें कि ये ही सही है ये गलत है, दोनों को बैलेंस किया। एक नाराज हो जाएगा, भाई नाराज हो जाएगा तो कौन सा आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको वोट नहीं देगा है ना। बैलेंस नहीं करो जो कह रहा, तो आपको अब चूंकि दोनों में है स्पष्ट कि भाई साहित्यिक स्रोत वॉज नॉट सो मोर ऑथेंटिक देन आर्कियोलॉजिकल। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे ऐसे डिस्टर्ब किया गया है। ये इस पे 3-4 लाइन हो गई, 250 सबसे ज्यादा लिखना नहीं है। 10-20 ज्यादा हो जाए बात अलग, कम नहीं होने चाहिए फिलहाल। आर्कियोलॉजी में क्या है कि जो है वो गलत आदेश कर रहा है, चाहे सही आदेश कर रहा है, चाहे वो रेलिवेंट आदेश उस समय की जनता के लिए हो, चाहे नॉन रेलिवेंट उस समय की जनता के लिए हो, उस समय की जनता अच्छा फील करेगी या बुरा फील, वो जनता, हमको वो फैक्ट चाहिए, अच्छा फील कर रही है या बुरा कर रही है, अच्छा आदेश है या बुरा आदेश है, अच्छा कानून था या बुरा कानून था, एग्जैक्ट जो है वो हमको मिल गया, ठीक है। उसका एक निष्कर्ष निकाला। अब उसको इसलिए नहीं रखेंगे, उसको जो हमारे पास निष्कर्ष आर्क्यू इधर लिटरेरी से है उसको हम उससे मैच कराएंगे, और जो चीजें मैच करती जाएंगी उसको निकाल के अलग रखते जाएंगे, जितना सुमेलित होती जाएंगी अलग अलग, वही एक्चुअल हिस्ट्री है, उसी पर हमको विश्वास करना है, ठीक है। तो इसलिए रेलिवेंट हम अकेले विश्वास नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंटली ये कहें कि लिटरेरी पर विश्वास करें, नहीं करेंगे। आर्कियोलॉजिकल के साथ ही वो विश्वसनीय है,
आर्कियोलॉजिकल ही उसे विश्वसनीय बनाएगा और कोई दूसरा तरीका नहीं। तो कारण हो गया ये नहीं भाई, उतना नहीं है तो नहीं है, काम खत्म। नहीं है तो नहीं है ना, क्योंकि तथ्यों पर तो विवाद हो जाते हैं ना, तथ्यों को लोग नहीं सब नहीं समझते भावनाओं को। अब जैसे अतिशयोक्त अलंकार या श्रृंगार रस को जिस भाव में आपने लिखा है, घाव करे गंभीर वाला सतसैया के दोहरे, तो सारे लोग उस गंभीर घाव को नहीं समझते भाई। वो आपने क्या कहा बस उसी पे लड़ लेते हैं। वो आप क्या कह के कौन सा शब्द यूज करके कहना एक्चुअल में क्या चाहते, वो उस पर कोई जाना नहीं चाहता, उसी को पकड़ लेता है। तो इतना अलंकार, इतना रस, मतलब काव्यगत या साहित्यगत जो विशेषताएं रस छंद अलंकार सुर जो भी रूप में होता है, ये हिंदी साहित्य में ठीक, इतिहास में यूज करोगे तो फिर है गलत हो जाएगा, ये ना मत करो यहां। चलिए, तो ये सब आपके संशोधन है, मैंने बता दिया जो हमको लगा, बाकी परसेंट मैंने सब पर लिख दिया कितने परसेंट लायक है एक्चुअल में। और बाकी मैंने कमेंट किसी पर उतना नहीं लिखा तो वो बात अलग है मैंने नंबर किसी को नहीं दिया, वो परसेंट ही मैं लिखता हूं, इतने परसेंट मार्क्स मिल सकते हैं मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग। मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रहता हूं, थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहता हूं, थोड़ा सा जितना मैं बताऊं उससे 10 नंबर ज्यादा मिल जाए आपको तो सेटिस्फाई रहेंगे, कम मिलेगा तो आप दुखी हो जाएंगे। दुखी करना मेरा कहीं से भी उद्देश्य नहीं है किसी को अगर मैं 10 बताऊं तो 12 मिल जाए आपको, 8 न मिले, इसलिए मैं थोड़ा सा कंसिस्ट रहता हूं, जानबूझ के रहता हूं। तो ठीक है, ओवरऑल ठीक है, रेलिवेंट सारे लोग हो, एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा सब लोग अपने रास्ते से हटे हैं, सही करो, ठीक है। और शब्दों का सही प्रयोग करो थोड़ा सा, अंग्रेजी वाले थोड़ा सावधान रहें, कुछ भी शब्द ना यूज करें, लिखने में कुछ भी नहीं चलेगा, बोलने में तो चल जाता है, लिखने में नहीं चलेगा, क्योंकि लिखने में मिस्टेक्स नहीं, फिर वो भी पकड़ में आ जाती है आप, है ना, बेसिकली, क्योंकि वो आपको का परिचय ही लेना है, उनका पर्सनालिटी तो चेक करनी है ना, तो आप कहाँ कहाँ गलत हो, कितने लापरवाह हो, यही सब चेक करना है, क्योंकि ड्यूटी में फिर वही करोगे जो आप करते आए हो। बाकी उससे क्या आपने सीखा हो उसका कोई ना रेलिवेंस है ना कोई काम होता है, इसीलिए होता है, ठीक है। चलिए फिर उस पर से ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम। तो कैन साइकिल गड्ढा खोद करके अस्थियों को दफना दिया जाता था, इसमें भी इसका जो प्रमाण है मैसूर के चित्तल दुर्ग से मिला है, कैर्न का, कैर्न सर्किल का जो प्रमाण है मैसूर का चित्तल दुर्ग, चित्तल दुर्ग, यहां से मिला है। एक क्वेश्चन आ चुका है, ये एश टीले तो डाल लीजिए और 2-3 लाइन मेंशन कर लीजिए एक्चुअल में क्या है, एश टीले क्या है, क्योंकि काफी दिनों तक ये कंफ्यूज करता रहा है कि ये यार शायद लाशों को जलाया जाता था, जलाने के बाद राखों का वो ढेर है जो एस्टीलो के रूप में मिल रहा है, तो क्रिमेशन की एक पद्धति एक्चुअली ये जलाने वाली जो थी, दाह संस्कार का ये था बट कैंसिल कर दिया गया। एश टीले का एग्जैक्टनेस लिख लीजिए, इसलिए इसी फॉर्मेट में क्रिमेशन सिस्टम में ही एश टीले को डाला जा रहा है कि एक कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो एश टीले, टीले को टीली कहते, हिल्स कहते, टीले को क्या कहते भाई, है टिप, अरे नहीं भाई, चलो हिल्स लिख लो, जाने रहो अपने देख के देखना है, ये उसको कहते हैं टीला, ऊंचाई वाला थोड़ा सा क्षेत्र है। अब हिल्स भी तो पहाड़ ही ज्यादा हिप्स, अच्छा हाँ ढेर ही है, हिप्स यही तो है, हाँ ठीक है, एस टीले,
ऐसे लिख लो ज्यादा सही है। ठीक है। एस टीले में नोट के दक्षिण भारत के अनेक स्थलों से हमें इस प्रकार के टीले मिले हैं। पहली बात तो ये कहां से मिले हैं, साउथ इंडिया के हैं। लाइक सच हिप्स वेयर फाउंड फ्रॉम द like such hips were found from the many places of the south, from the many places of South India। पहली बात। दूसरी बात, ये क्या था, इसमें पशुओं के बाड़े को घेर दिया जाता था। इसमें पशुओं के बाड़े को, पशुबाड़ा, पशुबाड़ा को क्या, जिसमें जहां पर पशु वगैरह पाले जाते हैं ना, पशुबाड़ा ही तो होता है वो। पशुबाड़ा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैटल शेड कहते हैं, शेड, कैटल शेड्स, कैटल शेड्स कहते हैं उसको। तो पशुओं के बाड़े को घेर दिया जाता था। ठीक है। इन दिस सिस्टम दे आर सराउंडेड द कैटल शेड्स, और फिर उस स्थान पर उनके वेस्टेज, और फिर उस स्थान पर उनके वेस्टेज जैसे गोबर, घास फूस, घास फूस इत्यादि लिख लो, को जला दिया जाता था। एंड आफ्टर दैट इट मेक इट वॉज मेड लिट फायर, लिट द फायर, यही तो, इट वॉज मेड लिट द लिट फायर, इसे जला दिया जाता था। घास फूस वेस्टेज लिख लो अंग्रेजी में, उसमें सब आ गया। ठीक है। पशुओं का वेस्टेज यही होता है, और क्या होता है भाई, कुछ घास दिए बच गया, बाद में वो हो गया, फिर गोबर्स वगैरह जो भी होते हैं वो सब बाद में है ना पड़े रहते हैं, फिर इकट्ठा करते रहते फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, जला दिए, जला दिए, राख बन गया, फैला दिए, पूरा हो गया, फिर वैसे उसी लेवल पर आ गया, है ना उसे। तो इस तरीके से फिर अपना वो पशु पालन हो रहा है, फिर वेस्टेज हुआ, फिर तो ऐसे ऐसे वो फिर जो वेस्टेज को जलाने के बाद जो राख होती ना, ऐसे कितना करते रहोगे, बहुत समय तक करते रहोगे, तो वही एक हिप्स का स्वरूप ले लेगा, ढेर का, है ना। और फिर इसके बाद लोग तरह तरह के जो है कयास लगाएंगे, अनुमान करेंगे भाई ये क्या था। तो आर्कियोलॉजिस्ट वो जब जाते हैं तो कहते नहीं, यहाँ तो दाह संस्कार होता था, ये काफी दिनों तक यही माना जा रहा था, इसलिए यहाँ रखा गया, पर पता नहीं ये नहीं। ठीक है। तो जला दिया जाता था। इससे एक प्रकार के टीले का निर्माण हुआ, इससे एक प्रकार के टीले का निर्माण हुआ, बाय विच देयर फॉर्म द सच टाइप ऑफ हीप्स, है, देयर फॉर्म द सच टाइप ऑफ हीप्स, इस प्रकार के टीले का निर्माण हुआ। ठीक है। जिसे एस टीले कहा गया। तो एस टीले क्या है, ये पशुबाड़ों के वेस्टेज के जले हुए के बाद जो है निकली राख का ढेर है। ये एक बार यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर ये मैंने लिख दिया, बाकी इसके बाद कोई कुछ भी कहे भाई मानना नहीं, है ना। कोई ज्यादा से ज्यादा यही कहेगा कि यहाँ लाशें जलाई जाती थी, ये वो, इससे ज्यादा कोई कहेगा भी नहीं उसको, इसलिए यहां पर इसको रख दिया गया। ठीक है। तो ये आपका नवपाषाण काल में समाधान की विधियां थी। समाधान की विधियां में जो सुधार आया, इंप्रूवमेंट आया, नॉर्थ साउथ का आया है। ठीक है। फिर वो अस्थियों के दफनाने के साथ या बॉडी के दफनाने के साथ जो उनके उपयोग की वस्तुओं के साथ उनको दफना जाए, उपयोग की वस्तुओं को भी उनके दफनाने के साथ, लाशों के साथ, डेड बॉडी के साथ रखते थे। इससे उनके पारलौकिक जीवन में विश्वास का अनुभव किया जा सकता है कि शायद करते थे, क्योंकि फिर और क्यों रखेंगे भाई, जा रहे हैं ये भी लेके जाएं, ये भी लेके जाएं,
ऐसा लगता था कि इसके बाद ये जिस लोक में भी जा रहे हैं वो पारलोक है, और वहां पर उनको ये काम करेगा मदद के। जैसे जब हम यात्रा पे जाते हैं तो घर से कुछ ले लेते, टिफिन वगैरह, हेन तेन वगैरह, क्यों ले लेते? ट्रेन में कोई परिवार घर तो है नहीं, या वहां जहां जा रहे हैं वहां कोई रिश्तेदार बाय द वे ना हो। अब इसे एग्जाम आप लोग देते हैं, सेंटर पड़ गया कहीं दूर, पटना पड़ गया, बिहार पीसीएस भरे हैं, पटना में कोई रिश्तेदारी नहीं है, तो यहाँ जाते समय ट्रेन के लिए और फिर वहां के लिए कुछ तो लेके जाएंगे ना बैग में। तो वैसे ही तो यहाँ सेंटर तो नहीं पड़ रहा है, बट इनको लग रहा है कि यार ये उधर ही जा रहा है आदमी। तो अब रिबर्थ का कॉन्सेप्ट है। अब अगर आत्मा मानते कि शरीर तो जला दे रहे हैं, फिर तो आत्मा मान रहे हैं। अगर आत्मा माने तो आत्मा का कॉन्सेप्ट ही रिबर्थ के कॉन्सेप्ट के साथ आया है। अगर रिबर्थ नहीं तो फिर आत्मा का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो रिबर्थ मानेंगे, मानना भी चाहिए। रिबर्थ अब उसके कई फॉर्मेट माने, मानना चाहिए, सही भी है, रिबर्थ होता है। आत्मा का तो पता नहीं, बट रिबर्थ का है, स्वर्ग का है, नर्क का है, सारी चीजों का प्रमाण है। रिबर्थ का भी है, क्योंकि जो चीजें आप लेते हो, जो आपकी बॉडी है, जो आप मूवमेंट करते हो, जो आपकी एनर्जी, एनर्जी तो है, चाहे आत्मा के रूप में हो, मन के रूप में, शरीर के रूप में हो, जिस एनर्जी तो है। और एनर्जी ना पैदा की जाती है ना तो उसका कन्वर्जन होता है इसमें उसमें इसमें, यही तो बताया गया आइंस्टीन ने। एनर्जी का क्या होता है? कन्वर्जन होता है, एक रूप से दूसरे रूप में जाया जा सकता है। तो हमारा शरीर जो चल रहा है, शरीर को जो दफनाते हैं, कहां चला भाई? जो फर्टिलिटी है, उस फर्टिलिटी का जो भी प्रोडक्शन होता है उसको हम खाते हैं। तो खाते हैं तो हमारे पास जो आवश्यक चीजें हैं जो आती हैं, एनर्जी आती है, जैसे मसल्स से, ब्लड से, यही सबसे आती है। तो उसमें कैसे बनती है? प्रोटीन से बनेंगी, फैट से बनेंगी, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, यही सारी चीजें हैं ना, कि नहीं है? ये चीजें कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं खाने से। खाना कहाँ मिलता है? जैसे गेहूं, चावल, है ना, दालें, और भी प्रकार की सब्जियां, फल, ये सब चीजें कहां से आती है? ये सब यही पृथ्वी से वो फर्टिलिटी गेन करती हैं, फिर फल के रूप में हमें देती है, हम लेते हैं, फिर वो क्या डिजोल्व कर करके क्या करती है? डिजोल्व करती है, तो उसके प्रोटीन वगैरह लेकर के हमारे मसल्स वगैरह सब बनाती है, ब्लड वगैरह, जो हम चलते रहते हैं। वेस्टेज को निकाल के फिर उसी मिट्टी में डाल दिया जाता है, तो मिट्टी में गया। इसके बाद जो बॉडी में, फिर बॉडी जब वो आत्मा सेंस चला जाता है, चेतना चली जाती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, फिर उसको भी जला देते हैं या दफना देते हैं। दोनों मामलों में इसी इन्वायरमेंट में वो सारी चीजें फिर विलीन हो जाती हैं, फिर किसी दूसरे फॉर्मेट में आती हैं। तो आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, इसीलिए तो कन्वर्ट होती है भाई। एनर्जी कहीं से आती नहीं, एनर्जी आती जाती है, वो खत्म ही हो जाएगी तो दोबारा फिर, है ना, फिर नॉन फर्टाइल फील्ड हो जाता ना उसमें। जब नॉन फर्टाइल फील्ड का सुने नहीं सुने, जिसमें उपजाऊ कुछ उपजे ना, उसमें ऐसी कैपेसिटी खत्म हो जाए जिससे कोई पैदावार ना हो। तो अगर पूरी पृथ्वी में ये नॉन फर्टाइल हो जाए ना, आप सोचो तो क्या रिबर्थ हो सकता है? रिबर्थ खत्म हो जाएगा। तो रिबर्थ आपके सामने है। अब उसमें ये है कि क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे वो बात अलग है, वो चलो उस पर डिस्कस नहीं। तो ये टॉपिक यही खत्म होता है पूरी तरीके से। और तो 3 युग हो गया, प्राग इतिहास, मानवों का विकास, आरंभिक बस्तियों का बसाव, और ये कृषि का। तो कृषि का विकास भी आप कर लोगे, इकट्ठे नहीं सब करके लाना है ना। और आरंभिक वस्तुओं का बसाव बसाव। अब इस पर एक क्वेश्चन है जो क्रांति है। तो क्रांति हम तब कहते हैं जब कोई चीज, जब अमूल चूल एब्सोल्यूट चेंज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्रांति, है ना। ये दिया है एनिमल शेल्टर, हाँ ठीक बेटा, एनिमल शेल्टर, पशु बाड़ा। और ये ध्यान नहीं देते ना, लिख के देते बच्चे। ठीक है।